नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आपका पुनः हमारे आज के इस वीडियो में संविधान संशोधन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको हमने बताया था कि कैसे संविधान में अगर संशोधन करना हो तो कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है, ये पूरा आपको समझाया था, ठीक है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस जो भी राज्यों की सहमति होती है, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक परीक्षा में किन-किन संविधान संशोधन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर हमें फोकस करना है। संविधान संशोधन तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन सब पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चूंकि हमारी एक क्विक रिवीजन क्लास है, तो हम सिर्फ उन्हीं पर फोकस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आने वाला है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या फिर आरओ की परीक्षा हो या अन्य एग्जाम्स हो, ठीक है? और उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। कुछ इस पर लिखा हुआ है, कुछ आपको हम बोल के लिखा देंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, धीरे-धीरे हम बोल देंगे, ठीक है? और या आप चाहे जो मटेरियल है वो आप किसी बुक से भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो आज का मूल मकसद होगा वो आपको ये बताना होगा कि कैसे आपको संविधान संशोधन वाला, हालांकि थोड़ा-सा देखिए बोरिंग टाइप का है, लेकिन आप जान लीजिए कि 2-3 या 4 प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से बन जाते हैं, ठीक है? तो इसको छोड़ नहीं सकते आप। और पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां पर 100% क्वेश्चन सही होने की पूरे चांस रहते हैं, अगर आपने थोड़ा-सा ध्यान दिया। हमने देखिए पिछले वीडियो में बताया भी था कि पॉलिटी आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो ये चैप्टर ज़रूरी है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको बताएँगे कि जो है कैसे-कैसे आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है? तो मेरे साथ एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए कि मैंने कौन-कौन से संविधान संशोधन पर फ़ोकस किया है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा पार्ट 3, उसमें हम 100 से लेकर, अभी हम इसमें संविधान संशोधन 1 से लेकर के 99 तक आपको बताएँगे। सारे नहीं होंगे इसमें, महत्वपूर्ण होंगे, करीब 20-25 होंगे। इसके बाद 100 से लेकर 106 तक, वो फिर आपको एक अलग वीडियो में देंगे पार्ट 3 में, पूरा समझाते हुए। और वो इम्पोर्टेंट भी है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझानी है, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, और एग्ज़ाम आपका जो है पीसीएस का टलने के चांसेस हैं, उम्मीद है, ठीक है? लेकिन तैयारी करते रहिए और मे बी वही दिसंबर में जाएगा। और आरओ का एग्जाम अभी टलने का कोई आसार नहीं, वो अपने टाइम पर ही होगा। तो समीक्षा अधिकारी तैयारी करने वाले हमारे मित्रों, अपनी तैयारी पर मजबूत पकड़ बनाए रखें, क्योंकि आरओ का एग्जाम फिलहाल टलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, ठीक है? तैयारी करते रहना है। साथ ही टेस्ट सीरीज या फिर क्रैश कोर्स जो भी आपको ज्वाइन करना है, डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है। क्या नाम है? डीपी एडुकेयर, ठीक है? यहां से आप जो है पीसीएस की, आरओ की या दोनों का जो है एक साथ टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, करंट अफेयर्स की सीरीज और आपकी हिंदी की सीरीज, जो भी आपको आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं। संविधान संशोधन, कुछ नई वैकेंसी भी आने वाली है जल्दी, यूपी ट्रिपल एससी से आएंगी, ठीक है? बताएंगे आपको। और इसकी हाई कोर्ट का देखिए ग्रुप सी का और ग्रुप डी का विज्ञापन निकल चुका है, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हाई कोर्ट आरओ भी शीघ्र ही आएगा, जिसकी सूचना भी आपको हम बताएंगे। चलिए तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ठीक है? यानी संविधान जैसे ही बना था तो 1951 में पहला संशोधन कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या हुआ था, ठीक? बाकी ये चीजें आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी। बस मेरा मकसद ये है कि आप जितने भी हम संशोधन यहाँ पर आपको बताएंगे, जो लिखे हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको छोड़ना नहीं है। आप चाहे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हुआ था कि सबसे पहले हमारे जो संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां थी, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। साथ ही अनुच्छेद 31, 31 का और 31 खा भी इसमें जोड़े गए थे, ठीक है? और अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए थे। वो 3 आधार थे लोक व्यवस्था,
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और किसी अपराध के लिए उकसाना। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 के उपखंड 1 में प्रतिबंधों के 3 आधार जोड़े गए थे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 9वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सीधे 7वें पर। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था ये, और इसमें ये था, इसमें 3-4 चीजें हैं, मैं आपको बढ़ के बता देता हूं। उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। ठीक है, यानी कि पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं थे, लेकिन इसके द्वारा शामिल कर लिया गया। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, यानी कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं और कार्यवाहक न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। जैसे अभी आप देखते हैं कि हमारे स्टेट तो जो है 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन न्यायालय हमारे पास अभी 24 ही है। ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट है 24 ही है, तो मतलब कि 2 राज्यों का एक न्यायालय भी हो सकता है, ये प्रावधान किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक चीज और जोड़ी गई थी, राज्यों के वर्ग का, खा, गा और घा। आप जब संविधान पढ़ते हैं तो पहले जब स्टेट बनाए गए थे तो उनको 4 राज्यों में विभाजित किया गया था, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग और घा वर्ग। तो इसको समाप्त करते हुए क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ठीक है, क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, किसके द्वारा, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये 4 चीजें हुई थी। इसके बाद आते हैं 9वां संविधान संशोधन आपका 1960 में होता है, और इसमें यह था कि भारत पाक समझौता जो हुआ था 1958 में, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया गया था, यानी कि जो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र थे वो भारत में शामिल किए गए थे, और बेरुवाड़ी यूनियन के भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, ये भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रहे कि भारत पाकिस्तान समझौता के फलस्वरूप कुछ क्षेत्र भारत में समायोजित किए गए थे, और बेरुवाड़ी यूनियन की जो भारतीय क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को सौंप दिए गए थे। ठीक है, तो ये हुआ था आपका 9वें संविधान संशोधन में। इसके बाद आप लोग देख लीजिए 14वां। ठीक है, 14वां, ये चीजें आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, आप कहीं से देख लीजिए, बस हमारा मकसद ये है कि आप इन चीजों को छोड़ें ना। ठीक है, इनको आप छोड़ें ना, पढ़ जरूर लें। 14वां जो हुआ था 1962 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, जो पहले पोंडुचेरी था अब पुडुचेरी हो गया है, उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी कि जो आजकल आप देख रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, मणिपुर है और आपका दमन, दीव, पुडुचेरी, ठीक है, ये सारे के सारे पहले क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ये तो हमारे पूर्ण राज्य हो गए हैं। ठीक है, दमन, दीव और पुडुचेरी अभी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके लिए जो है विधानमंडल और मंत्री परिषद का गठन किया गया था, यानी कि यहां पर भी विधानमंडल होगा और मंत्री परिषद यहां पर भी होगी। इसके बाद आपका आता है 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां, ये हमने एक बार आपको पढ़ाया भी था, याद होगा आपको शायद। ठीक है, इसमें क्या था कि 1971 में हुआ, ये मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति की पुष्टि की गई, यानी कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में नहीं कर सकती है, और मूल ढांचा कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। ये मैं आपको याद करिएगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यानी कि अब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति अपने पास रोक नहीं सकता है। ठीक है, उसको अपनी सहमति देना ही पड़ेगा। ये 24वें संविधान संशोधन द्वारा लागू कर दिया गया है। इसके बाद हुआ था 26वां 1971 में। ठीक है, ये भी 1971 में हुआ है। यहां पर एक शब्द आता है प्रीवी पर्स।
प्रीबी पर्स, इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये प्रीबी पर्स क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, पहले जो हमारे भारत में बहुत सारी रियासतें थीं, जब देश आजाद नहीं होता बल्कि आजाद भी हो गया था, तब भी बहुत सारी रियासतें थीं, जैसे कि जम्मू कश्मीर रियासत थी, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, सतारा है, ठीक है, बहुत सारी रियासतें थीं। अब क्या हुआ कि वहां के जो राजा थे तो उनका अपना एक अलग सिस्टम था, देश आजाद हो गया फिर भी मतलब रियासतें बनी रही। तो जब उन रियासतों को खत्म किया गया तो वहां के जो राजा थे, ठीक है, यानी कि वहां पर जो राजा थे उस रियासत के, तो उनको मतलब एक मुश्त राशि जो है देने का, मतलब एज ए पेंशन कह लो या एक मुश्त राशि कह लो, कुछ भी कह लो, कि उनको जो है उसके बदले में दी जाएगी। इसलिए ताकि मतलब वो अपना जो है जो भी राजघराने के खर्चे हैं या उनके जो खर्चे हैं वो सारी चीजें वो चला सकें, ठीक है। तो उसको कहा गया था प्रीवी पर्स, ठीक, उसको कहा गया था प्रीवी पर्स। तो मतलब कि एक एक मुश्त उनको जो है कुछ पैसे दिए जाते थे, सरकार उनको पैसा देती थी, ठीक है। मतलब वो राजा तो हैं लेकिन अब मतलब बहुत ज्यादा वो अपना उनका क्षेत्र नहीं रह गया था, बहुत ज्यादा उनके अधिकार नहीं रह गए थे, एक तरह से रियासतें खत्म सी हो गई थी, तो उनको क्या किया, प्रीवी पर्स दे दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवी पर्स और रियासतों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, इसके द्वारा 26वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रीवी पर्स उनको जो दिया जाता था, ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया, और जो भी शासक थे, जो राजा थे, उनके जो विशेषाधिकार थे वो भी समाप्त कर दिए गए इस संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये एग्जाम में जो है पीसीएस के परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, कि प्रीवी पर्स को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो वो था आपका 26वां संविधान संशोधन 1971, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और प्रीवी पर्स मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आते हैं हम लोग 35, 35वां संविधान संशोधन, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पीसीएस में एकदम से पेट क्वेश्चन है, 35वां और 36वां, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। जब भी 35वें और 36वें संविधान संशोधन की बात आए तो प्रश्न को कायदे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में उत्तर बहुत मतलब सारे लोगों का गलत हो जाता है, ठीक है। 35वें क्या था कि सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। पहले क्या था, संरक्षित राज्य का दर्जा था, यानी कि 1974 से पहले जो हमारा सिक्किम था वो संरक्षित राज्य था, ठीक है, चूंकि वो दूसरे देश से एंटर इसको कराया गया था, ठीक है, मतलब दूसरे देश से इसको अपने देश में शामिल किया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इसका संरक्षित राज्य का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया और इसको दिया गया सहयोगी राज्य का दर्जा। कैसा, ये बन गया आपका सहयोगी राज्य, यानी कि अभी भारत का एक हिस्सा बन गया, सहयोगी राज्य बन गया, ठीक है। और इसी क्रम में फिर हुआ आपका, हाँ, 35वें संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ के साथ सिक्किम के संयोजन के नियमों और शर्तों को निर्धारित करते हुए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 10वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई, लेकिन इस सूची को बाद में हटा भी दिया गया और जो वर्तमान में 10वीं अनुसूची है उसको फिर से जोड़ा गया था, ठीक है। तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसी सिक्किम के संदर्भ में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। और जब 36वां संविधान संशोधन हुआ, जब 36वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, तो सिक्किम को भारत संघ का जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसको दे दिया गया, ठीक है। यहां पर क्या था, सहयोगी राज्य था और यहां पर क्या हो गया, पूर्ण राज्य हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है कंफ्यूजिंग वाला होता है कि सहयोगी राज्य कब बनाया गया, 1974 में, और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, वो दिया गया आपका 1975 में, ठीक है। तो यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। और साथ ही साथ क्या किया गया, जो यहां पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो यहां पर खत्म कर दी गई, ठीक है। यानी कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा चूंकि सहयोगी राज्य था तो उसके कुछ संयोजन के नियम थे कि जो है कैसे कैसे यहाँ पर वो भारत में रहेगा, क्या उसके अधिकार होंगे, क्या कैसे वहां सरकार बनेगी, क्या सारी चीजें होंगी, तो उसके मतलब
संयोजन के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में अगले ही संविधान संशोधन जैसे ही सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक, इसके बाद अगला होता है आपका 39वां संविधान संशोधन। 39वां 1975 में ही हो जाता है, और इसमें क्या था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय न्यायालयों की जांच से परे किया गया। यानी कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इनका जो निर्वाचन है वो भारतीय न्यायालय की जांच से परे कर दिया गया, यानी कि इनके निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय न्यायालय नहीं कर सकता है। और इसे आपातकाल यानी कि 1975 से 1977 के दौरान इसको लागू किया गया था। ठीक है, 1975 में। ठीक, इसके बाद आपका आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो आप किसी भी बुक से देखिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, एक साथ जहां भी संविधान संशोधन है, लेकिन जितने हमने बताए हैं कि ये तो वो आपको सारे पढ़ने हैं, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसको हम लघु संविधान का दर्जा भी देते हैं, यानी कि इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि लघु संविधान की संज्ञा किस संविधान संशोधन अधिनियम को दी गई है, तो वो आपका है 42वां। इसमें क्या किया गया, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। नागरिकों के मूल कर्तव्य जोड़े गए इसी संविधान संशोधन के द्वारा, और उसके लिए एक भाग बनाया गया, भाग 4 का, भाग 4 का। ठीक है, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक, इसके बाद 4 नए निर्देशक तत्व भी जोड़े गए। तो ये जो 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं कि मूल कर्तव्य जोड़े गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और 4 निर्देशक तत्वों को भी समावेश किया गया इसमें। तो इसलिए काफी बड़ा संविधान संशोधन था। तो ये चीजें आपको जानना जरूरी है, चूंकि यहां से प्रश्न बनता है अक्सर परीक्षा में। इसके बाद आपका हो जाता है 44वां संविधान संशोधन 44। ठीक है, 1978 में होता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक शब्द आता है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, और एक शब्द आता है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह जो 1975 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था वो इसी के आधार पर लगाया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, आपातकाल लगाने के 3 कारण होते हैं, जिनमें से एक आंतरिक अशांति है। 2 कारण और होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपातकाल लागू करने के 3 कारण कौन कौन से होते हैं जो अभी भी हैं, लेकिन आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया उस समय का आपातकाल, फिर क्या हुआ, इस शब्द को हटा दिया गया। यानी कि अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, अब सशस्त्र विद्रोह, यानी कि इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। ठीक है, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बजाय आर्म्ड रिवेलियन। जब सशस्त्र विद्रोह की आशंका अगर लगती है तो हम आपातकाल को लागू कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कि आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द लाया गया है? सशस्त्र विद्रोह। अब इसके आधार पर और 2 आधार और हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे।
तो इन 3 आधारों के को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसी समस्या आती है तो आपातकाल देश में लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। जैसे कि उस समय ऐसा नहीं था, कैबिनेट को पता ही नहीं था और आपातकाल लग गया, ठीक है। तो बाद में जब रेडियो पर घोषणा हुई तब जाकर के कैबिनेट, हालांकि कुछ लोगों को पता था लेकिन सबको नहीं था। तो यहां पर कैबिनेट की सहमति, वो भी लिखित सहमति जरूरी है। जब कैबिनेट की लिखित सहमति होगी तभी जाकर के राष्ट्रपति महोदय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। इसके साथ इसी संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया? पहले संपत्ति का, इससे पहले जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकार नहीं रह गया है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा कि जब आपातकाल लगा था 1975 में, तो अनुच्छेद 20 और 21 यानी जहां पर राइट टू लाइफ यानी कि जीने की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको फिर से बहाल कर दिया गया, यानी कि अब इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल लगे चाहे कुछ भी लगे। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21, जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगे चाहे कुछ भी लग जाए, ठीक है। जीने का अधिकार अब कोई नहीं छीन सकता है। पॉलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस पढ़ने में रुचि आपको जागृत करनी पड़ेगी, और ये ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन दिला देता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद पॉलिटी ही एक ऐसा विषय है जो आपको प्री क्वालिफाई कराता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, करंट अफेयर्स और पॉलिटी दो चीजों पर अगर आपकी अच्छी पकड़ हो गई तो समझिए आप प्री क्वालिफाई बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि पॉलिटी है ना कि एक लिमिटेड उसका सिलेबस है, बहुत वास्ट नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, और लिमिटेड चैप्टर हैं, जैसे कि मैंने पहले बता चुके हैं हम, कि अगर उन पर आपने ध्यान दे लिया तो समझ जाइए कि बड़ा अच्छा होगा। और पॉलिटी से अगर प्रश्न गलत, देखिए एक आध प्रश्न गलत होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर समझिए अगर आपके 3, 4, 5 प्रश्न अगर पॉलिटी से गलत हो गए, मान लो 15, 17 क्वेश्चन आएंगे ही, 3, 4 प्रश्न अगर आपके पॉलिटी गलत हो गए तो समझिए कि आप खतरे में हैं, ठीक। इसलिए पॉलिटी को आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इसके बाद हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता का प्रावधान किया गया, और इसी के द्वारा फिर से 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। यानी कि दल बदल के आधार पर कैसे किसी सदस्य की, लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, ठीक है, कैसे उसको उसकी निर्भरता साबित की जाएगी, तो ये 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद आते हैं 61, बहुत इंपॉर्टेंट है 61वां। ये कई बार पूछा गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो निर्वाचन के लिए मतदाता की आयु थी कितनी? 21 वर्ष, 21 वर्ष, उससे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, मतदान कर सकता है, यानी कि 18 साल का व्यक्ति वयस्क माना जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पुरुष महिला कोई भी हो, 18 साल का है, वोट डाल सकता है। ये एक बार नहीं 50 बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका 69 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमने यहां पर सिर्फ उन्हीं को पिक किया है, उन्हीं को चूज किया है जहां से अभी तक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर पूछे जाने की संभावना है। 69वां है 1991 में। इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। यानी जो हमारा दिल्ली था, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अब इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा, यानी कि यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद में भी 7 सदस्य हैं, तो उसके भी गठन का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में विधानसभा आपकी है, सीटें आपकी 70 है, 70 है, मंत्रिपरिषद भी है 7 सदस्यों वाली,
ठीक है, और इसको जो केंद्र शासित प्रदेश था तो इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया है, एनसीआर बना दिया है, नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया है। इसके बाद आपका आता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। 5-6 और बचे हैं, परेशान नहीं होने का। 73वां हुआ है 1992 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। एक भाग जोड़ा गया 9, ठीक है, नया भाग 9 जोड़ा गया है और इसमें जो है 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है जिसमें आपके विषय हैं 29, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें विषयों की संख्या 29 है, ठीक है। ये पंचायतों से संबंधित है बेसिकली, ठीक है। पंचायती राज संस्थाएं जो भी हैं उनको संवैधानिक दर्जा ये प्रदान किया गया था। भाग 9 जोड़ा गया है जिसका शीर्षक पंचायत है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें पंचायत की 29 मदें शामिल हैं, यानी कि 29 विषय शामिल हैं कि पंचायत में कौन कौन से विषय शामिल किए जाएंगे, किन पर कार्य करना होगा। इसके बाद आपका हुआ है 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके लिए एक भाग जोड़ा गया है 9 का, भाग 9 का जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9 का जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाएं शामिल हैं और 12वीं अनुसूची है। इसमें विषयों की संख्या है 18, 12वीं अनुसूची है, विषयों की संख्या है 18, ठीक है। और इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है, नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है जिसमें मदें हैं आपकी 18, 18, ठीक। भाग जोड़ा गया है 9 का, पंचायतों वाला भाग है 9 और नगर पालिकाओं का भाग है 9 का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका 84, 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये किया गया है। इसमें है जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के समान उद्देश्य के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को 25 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि उसमें किया गया था यानी 2026 के लिए, यानी कि जो सीटों की संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक यथावत रहेगी। जब अगली जनगणना होगी तब उसके आधार पर यानी कि पुनः वो परिसीमन किया जाएगा और सीटों की संख्या बढ़ेगी घटेगी जो भी होगा, लेकिन 2026 तक ये संख्या आपकी नियत रहेगी। ये किया गया है 84वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 3-4 और बचे हुए हैं। 86 पे आ जाते हैं, 2002 में किया गया था। इसमें अनुच्छेद 21 का के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। पहले प्रारंभिक शिक्षा मूल अधिकार में शामिल नहीं थी, लेकिन अनुच्छेद 21 का ध्यान रखिएगा 21A 21 का जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। निर्देशक तथ्यों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 51 का के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है। 51 का में क्या हुआ, एक नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। ये चीजें की गई थी आपकी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद आता है आपका 89 आपका आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया, यानी कि पहले क्या था, पहले जो है SC/ST आयोग, SC/ST आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एक ही हुआ करता था, ध्यान रहे। कब से पहले, 2003 से पहले ये एक ही था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ये एक था। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको अलग कर दिया गया और इसको अलग कर दिया गया, यानी कि ये हो गया आपका अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा आपका हो गया अनुसूचित जनजाति आयोग,
ठीक है। तो आपका जो अनुसूचित जाति आयोग है वो 338 में है और अनुसूचित जनजाति आयोग है वो आपका 338 का में है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एससी आयोग किसमें है, एसटी आयोग किसमें है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों 338 में, लेकिन एसटी वाला 338 का में है, 338 ए में है। ठीक है, दो और आपको बताने हैं संविधान संशोधन। एक बताना है 97 और दूसरा बताना है 99। ठीक है, 99 आपको पता ही होगा, 97 आपको बता देते हैं अच्छे से। 97 में क्या किया गया था, ये बेसिकली जो 97 है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों को संवैधानिक एवं संरक्षण प्रदान किया गया। इसने संविधान में 3 परिवर्तन किए हैं। कौन कौन से? इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया। सहकारी समितियों के गठन के आधार को मूल अधिकार बना दिया, अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक नया तत्व जोड़ा गया, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। यानी कि ये शब्द पहले नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में नहीं था कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। और इसके साथ ही संविधान में एक नया भाग 9 खा जोड़ा गया। कौन सा? 9 खा। भाग 9 खा जोड़ा गया जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां। ठीक है, क्या है? सहकारी समितियां। तो बेसिकली जो यह अधिनियम है ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है, उनके गठन से संबंधित है, उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट आपको बताना है 99। ठीक है, एनजेएसी से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ठीक है, कमीशन। ठीक है, हालांकि अब तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। लेकिन ये जो है 2015 में, यानी कि इससे पहले 2014 से पहले कॉलेजियम प्रणाली हुआ करती थी, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हुआ करती थी। लेकिन 2014 में सरकार ने संविधान संशोधन किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दिया। लेकिन 2015 में फिर से सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा है। एनजीएसी को समाप्त कर दिया गया और इसको असंवैधानिक दर्जा देते हुए रद्द कर दिया गया है। तो उसका हालांकि कोई मतलब नहीं, फिर भी मान लो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाते हैं वो कॉलेजियम प्रणाली ही है। एनजीएसी का जो है अस्तित्व समाप्त हो गया है। उसको 5 जजों की खंडपीठ ने 4-1 के बहुमत से क्या किया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब जो अगला वाला आपका वीडियो होगा उसमें हम 100 से चलेंगे 100 से लेकर के और 106वें तक, 106 तक जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसमें आपका ईडब्ल्यूएस शामिल है, जीएसटी शामिल है। ठीक है, और भी मतलब जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वाला शामिल है। इसको आपको थोड़ा समझाना है कि किसमें क्या है, और वहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बस ये हमने आपको इसलिए बताया है कि ये चीजें इतने संविधान संशोधन आप पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ था ये आप याद रखें। चाहे तो एक चार्ट आप बना लें, उसको आप टांग लीजिए अपने कमरे में, उसको रोज देखिए। ठीक है, 3-4 दिन में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, इसलिए इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।